नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 21 अक्टूबर 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज की डिस्कशन तो देखो बहुत मुश्किल से हो पाई है। घर आया हूँ ना, एक तो लैपटॉप की स्पीड पता नहीं क्यों इतनी कम आती है, एप्लीकेशन बार बार बंद हो जाती है। फिर पूरी डिस्कशन रिकॉर्ड की तो आवाज़ नहीं आई, 1 घंटे तक चीज़ें ठीक की। बीच में तो मैंने रजनीकांत सर को बोल दिया था कि सर आप प्लीज़ डिस्कस कर लीजिए, मैं सुबह से लगा हुआ हूँ, नहीं हो पा रही है। फिर रजनीकांत सर ने बोला कि सर मैं गांव चला गया हूँ तो नहीं कर पाऊँगा। मैंने कहा चलो मैं ही कुछ देखता हूँ। फिर आखिरकार कुछ जुगाड़ लगा के ये डिस्कशन हो पाई है। होता क्या है, जब आप ट्रैवल करते हो ना तो वो यूजुअल जो आपके पास में सेटअप होता है ना, पीसी वगैरह, वो नहीं होता। आप लैपटॉप से रिकॉर्ड करते हो, ना कई दिन बाद चलाते हो तो कई बार सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ जाती है। लैपटॉप कई बार हैंग करने लगता है बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है आदि मानव के ज़माने में है कुछ, मतलब फाइल पे क्लिक किया, 2 मिनट तक बैठे रहे, वो खुलेगी खुलेगी खुलेगी। खैर चलो, फाइनली डिस्कस हो गई है। मतलब हो गई है का मतलब मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा ना हो कि प्रोसेसिंग में दिक्कत आ जाए। दो इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, एक एलिफेंट सेंसस से संबंधित और दूसरा फिर डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक ग्रेव, स्ट्रेटेजिक कब्र। वैसे पाकिस्तान की पॉलिसी है अफगानिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ की। वो चाहते हैं कि हमारी कठपुतली सरकार हो अफगानिस्तान के अंदर, ताकि इंडिया हमारे ऊपर अटैक करे तो हम अफगानिस्तान के अंदर रिट्रीट कर जाएं और फिर रीग्रुप होके वापस इंडिया पे अटैक करें। लेकिन उन्होंने कर दिया सब कबाड़ा। जो जो स्टेप्स पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के संदर्भ में लिए, उन्होंने गलतियां कर दी। अब वो पॉलिसी बन गई है स्ट्रेटेजिक ग्रेव की, मतलब उनकी कब्र खुद गई है उनकी पॉलिसीज की वजह से अफगानिस्तान में। कैसे हुआ ये सब कुछ अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल एलिफेंट्स कंजर्वेशन से संबंधित है। आपने देखो सिलेबस में ना जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट है ना, वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बहुत बढ़िया आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सबसे पहली चीज, 2025 में ना हाथियों की जो गिनती की गई थी ना, अब उसका रिजल्ट सामने आ गया है। उसकी जो रिपोर्ट है वो सामने आ गई है। हमारे देश में टोटल एशियन एलिफेंट्स कितने हैं? 22,446, जबकि 2017 में यह आंकड़ा था 27,312। मतलब अगर आप 2017 से कंपेयर करोगे तो सीधा सीधा 17.8% का डिक्लाइन, बहुत बड़ा डिक्लाइन है। नंबर देखिए आप। लेकिन देखो सरकार कहती है आप ये जो डिक्लाइन है ना इसे इग्नोर कर दीजिए। क्वेश्चन उठता है क्यों? सरकार कहती है भैया हमने ना हाथियों की गिनती करने के लिए पूरा जो मेथड है ना वही बदल दिया है। तो यहां पे देखने को मिला है मेथोडोलॉजिकल रीसेट। हमने हाथियों की गिनती में एक नई काउंटिंग अप्रोच अपनाई है। तो अभी जो आंकड़ा आया है ना ये 22,446, ये एक फ्री बेसलाइन, फ्रेश बेसलाइन है। मतलब ये सही बेस है। पिछली बार जो गिनती की गई थी वो गिनती सही नहीं थी। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्या कर दिया गिनती में कि पिछली बार वाली गिनती सही नहीं थी और अब वाला जो मेथड है वो बिल्कुल सही है? देखो 2021 से पहले हाथियों की गिनती कैसे होती थी? जैसे जंगल में ना मचान पे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स बैठ गए, अब बैठे बैठे बीड़ी पी रहे हैं और गिन रहे हैं, अच्छा वो वाला हाथी चला गया, दूसरा आ गया, ठीक है 2 हाथी हो गए। लेकिन ना फॉरेस्ट ऑफिशियल्स बीड़ी पीते पीते ना गलती कर देते थे। वो क्या करते थे, एक हाथी को ना 2 बार गिन लेते थे। दूसरा तरीका वाटर होल ऑब्जर्वेशन। वाटर होल ऑब्जर्वेशन मतलब पानी के जो पोन्ड्स है ना, पानी के पोन्ड्स के नजदीक छतरी लगा के बैठ गए फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। अब वहां पे जो भी हाथी पानी पीने के लिए आ रहे हैं ना उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है। लेकिन ना फॉरेस्ट ऑफिशियल्स यहां पे भी गलती कर देते थे, एक हाथी को 2 बार गिन लेते थे। तीसरा तरीका डंग डिके रेट एस्टिमेट, मतलब हाथी का जो गोबर है ना वो किस रेट से डिके कर रहा है, इसकी सहायता से भी हाथियों की संख्या पता लगाने की कोशिश की जाती थी। लेकिन तीनों मेथड्स में दिक्कत यह थी, रिस्क ऑफ डबल काउंटिंग, 2 बार काउंटिंग का रिस्क रहता था। लेस एक्यूरेट पॉपुलेशन डेटा, मतलब इन मेथड्स की सहायता से जो पॉपुलेशन का पता लगाया गया वो इनएक्यूरेट होती थी। अंदाजा लग जाता था लेकिन इनएक्यूरेट होती थी। लेकिन अब नया तरीका आ गया है। नया तरीका है जबरदस्त।
साइंटिफिक है। क्या है नया तरीका? जैसे देखो, ये मान लीजिए फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट को ना छोटे छोटे ग्रिड्स में डिवाइड किया गया, छोटे छोटे ग्रिड्स में फॉरेस्ट को कर लिया डिवाइड। जैसे ये देखो, ये इतने सारे ग्रिड बन गए। अब इस ग्रिड में गोबर उठा के लाएंगे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, हाथी का गोबर। अब उस गोबर का ना डीएनए चेक किया जाएगा। तो जितने भी ग्रिड इस्टेब्लिश करके अलग अलग ग्रिड में जो गोबर मिले ना फॉरेस्ट में, अब उन गोबर का डीएनए चेक किया गया। और डीएनए आपको पता है किसी भी जीव का ना सेम नहीं होता है। तो इस प्रकार से ना डबल काउंटिंग की समस्या को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया जब हाथियों के गोबर का डीएनए चेक किया गया। और पर्टिकुलर हाथी की पहचान भी की जा सके, डीएनए के आधार पे ना हाथियों के नाम भी दिए जा सके। अच्छा, ये डीएनए ये महेश हाथी है, दूसरा डीएनए इसका नाम रमेश रखते हैं। चलो, फिर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स बोलेंगे कुछ बढ़िया नाम रखो, फिर जोनी नाम रखेंगे, जोनी हाथी। तो इस प्रकार से ना डीएनए के आधार पे अलग अलग हाथियों को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई किया जा सका। तो नया जो मेथड है वो है फुल प्रूफ। डबल काउंटिंग का स्कोप बिल्कुल खत्म। इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है हाथी की वो पता की जा सकी। अच्छा, ये डीएनए वाला हाथी महेश, दूसरे डीएनए वाला हाथी सुरेश। हैबिटेट को बढ़िया से ट्रैक किया जा सका। तो ये बढ़िया चीज हुई। लेकिन राइटर बोलते हैं फिर भी देखो, पैटर्न तो कंसर्निंग है ही। देश के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे हाथियों की संख्या ठीक ठाक है। जैसे वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ इलाकों को छोड़ दें, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ इलाकों में तो फ्रेगमेंटेशन हुआ है, लेकिन बाकी इलाकों में नॉर्थ ईस्ट में हाथियों की संख्या ठीक ठाक है। कर्नाटक सबसे ज़्यादा हाथियों वाला स्टेट। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा था, कुछ बच्चे केरला में कंफ्यूजन कर देते हैं। नहीं, कर्नाटक में है सबसे ज़्यादा हाथी। असम में भी काफ़ी बढ़िया कंजर्वेशन एफर्ट्स लिए हैं हाथियों को कंजर्व करने के लिए। केरला में कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट किया है। लेकिन जहां पे डिक्लाइन हुआ है वो देखिए, झारखंड में 68% हाथियों की संख्या डिक्लाइन कर गई है पिछले सेंसस के कंपैरिजन में। उड़ीसा में 54%, मध्य भारत में जैसे मध्य प्रदेश में सिग्निफिकेंट लॉस हुआ है। ईस्टर्न घाट में जैसे आंध्रा में, उड़ीसा में हैबिटेट पे काफ़ी प्रेशर है जिस वजह से संख्या रिलेटिवली कम हुई है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों में, ज़्यादा इलाकों में नहीं, कुछ इलाकों में। अब आप एक चीज़ देखोगे, ज़्यादातर जो ये इलाके हैं ना जहाँ पे संख्या कम हुई है, झारखंड, उड़ीसा, ये वो इलाके हैं जहां पे माइनिंग ज़्यादा होती है, जहां पे माइनिंग ज़्यादा होती है, जहां पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो यहां पे हाथियों की संख्या ज़्यादा कम हुई है। अब देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूं, हाथी है जंगल का इंजीनियर। हाथी नया जंगल बनाता है। कैसे बनाता है? पेड़ पौधे खाता है हाथी, तो पेड़ पौधे खाता है तो रास्ते से रास्ता क्लियर कर देता है। पैर बड़े बड़े होते हैं तो रास्ता क्लियर कर देता है, घास वगैरह हटा देता है चलते चलते। गोबर करता है तो गोबर में सीड्स होते हैं जो पेड़ पौधे पत्तियां खाई थी हाथी ने, तो जहाँ पे गोबर होता है वहाँ पे नया पेड़ उग जाता है। इस वजह से हाथी को ना इंजीनियर कहा जाता है फॉरेस्ट का। और कीस्टोन स्पीसीज है, मतलब हाथी सुरक्षित तो जंगल सुरक्षित, हाथी खतरे में तो मतलब जंगल खतरे में। और कोर कन्फ्लिक्ट जानते हो क्या है जिसकी वजह से संख्या हाथियों की कम हो रही है? देखो, हाथी है खुला जानवर, खुला घूमने वाला जानवर है, फ्रीली रोम करता है। बड़ा जंगल चाहिए उसको घूमने के लिए, बट इंसान क्या करता है, डेवलपमेंट लेके आता है तो जंगल को बीच में से काट देता है। ये जंगल था पहले पूरा, बीच में हाईवे बना दिया, यहाँ पे रेलवे लाइन बिछा दी, बचा कुचा जो एरिया बचा फैक्ट्री बना दी, या फिर यहाँ पे खेती होने लगी। लेकिन हाथी की जो यादाश्त है ना वो होती है बहुत तेज। हाथी ने 15 साल पहले कोई जगह पे गया ना हाथी, तो 15 साल पहले का रूट जो उसने लिया वो उसे आज भी याद रहता है। लेकिन 15 साल पहले का रूट उसे याद है, लेकिन पिछले 15 सालों में हो गया बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट। रेलवे लाइन बिछ गई, हाईवे बन गया, अब वहाँ पे आना जाना सेफ नहीं है। लेकिन हाथी को पता नहीं है, उसको थोड़ी ना पता है कि मैं जाऊँगा तो हाईवे मिलेगा, रेलवे लाइन बिछी मिलेगी। तो वो उसी रूट को फॉलो करने लगता है, वहाँ पे हो जाता है उसका एक्सीडेंट और दुखद मौत हो जाती है। ऐसे बहुत सारे हादसे सामने आए, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में सामने आए। रेलवे लाइन में हाथी गया और रेल से टकरा के हाथी की डेथ हो गई। समझे? तो इसलिए ट्रेडिशनल माइग्रेटरी रूट्स जो हैं वो टूट जाते हैं, मेमोरी स्ट्रोंग होती है, ये दिक्कत है। अब सॉल्यूशंस बताते हैं राइटर इसके बाद में।
सॉल्यूशन सबसे पहला कि आप ना डेवलपमेंट लेके आओ, बट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होनी चाहिए। जैसे ही कोई प्रोजेक्ट बनाओ, आप ये सोचो कि हाथियों की आवाजाही कैसे प्रभावित होगी इस नए प्रोजेक्ट की वजह से। तो प्रोजेक्ट जैसे ही आप कोई नया बनाओ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हाथियों का रास्ता जरूर सोचो, कॉरिडोर इस्टेब्लिश करो जहां पे जरूरत है। जैसे काजीरंगा, कार्बी एंगलोंग, यहां पे कॉरिडोर बनाया, हाथियों की मूवमेंट आसान हो गई। और कई बार देखो ये सरकारी बाबू ना सोच तो लेते हैं कॉरिडोर बनाएंगे, रेलवे लाइन बिछाई जा रही है तो बोलते हैं कि ऊपर से इको ब्रिज जाएगा जहां से हाथी मूव कर सकेंगे, या फिर नीचे से अंडरपास जाएगा हाथियों की मूवमेंट के लिए। लेकिन ना उसे इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। कई बार इंप्लीमेंट किया जाता है तो उस कॉरिडोर पे, हाथियों के कॉरिडोर पे फिर एंक्रोचमेंट हो जाता है। एंक्रोचमेंट हो जाता है मतलब कोई और चीज बना ली, किसी ने खेत बना लिए, तो फिर हाथियों की मूवमेंट फिर प्रभावित होती है। हाथी फिर ह्यूमन सेटलमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं तो किसानों ने अपनी जो फसल उगाई होती है, अब हाथी बेचारा थोड़ी ना जानता है ये इंसान का खेत है, यहां पे नहीं घुसना है, तो हाथी फिर खेतों की फसल खाने लगते हैं। लेकिन किसान की मेहनत भी है, तो किसान की मेहनत जब खराब होती है तो किसान फिर नुकसान पहुंचाता है हाथियों को। कई बार हाथी फिर गुस्से में आके किसानों को मार भी देते हैं, फिर किसान बदला लेने के लिए हाथियों को मार देते हैं, करंट दे देते हैं। ये सब चीजें फिर होती हैं। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है? इसके लिए राइटर कुछ ना इनोवेटिव सॉल्यूशंस बताते हैं। जैसे एक हो सकता है बी फेंसिंग। हाथी ना मधुमक्खियों से डरते हैं, तो ना खेतों के चारों ओर बी बॉक्सेस रखे जा सकते हैं, मधुमक्खियों के बॉक्स रखे जा सकते हैं। वो वहां पे भिनभिनाएंगी तो हाथी आने से डरेंगे। केरला और तमिलनाडु में ये नेचुरल डेटरेंट क्रिएट किया गया है और काफी फायदा हुआ है। फिर है चिली फेंसिंग। हाथियों को ना मिर्चों से भी बहुत डर लगता है, मिर्च उन्हें बहुत तीखी लगती है। तो ना खेतों के चारों ओर रस्सी बांधी जा सकती है और रस्सी के ऊपर कोटिंग हो चिली की, तो वो रस्सी के नजदीक फिर हाथी आएंगे नहीं। या फिर चिली को जलाएं तो जो धुआं निकलता है ना, वो भी हाथियों को बहुत परेशान करता है। तो इसे भी नेचुरल डेटरेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। कर्नाटक ने ऐसा किया, कर्नाटक ने भी किया, असम ने भी किया। फिर है अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम, हाथी चलते हैं झुंड में, अब उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक किया जा सकता है फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के द्वारा। और जैसे ही वो खेतों की तरफ जाएं तो किसानों को पहले से सूचित कर दिया जाए कि भैया हाथी आने वाले हैं, आप ये जो नेचुरल सॉल्यूशंस हैं इनको अपनाना स्टार्ट कीजिए। बी फेंसिंग को एक्टिवेट कीजिए, चिली फेंसिंग आप एक्टिवेट कीजिए, ये सब आप कीजिए क्योंकि हाथी आने वाले हैं। ऐसा अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। इको ब्रिज तो मैंने आपको बताया ही, हाईवे को पार करने के लिए पुल होना चाहिए, इको ब्रिज होना चाहिए जहां से हाथी आसानी से आ जा सकें और उनका मूवमेंट प्रभावित ना हो। फिर लास्ट में राइटर कंक्लूजन में बोलते हैं वही बात कि देखो की स्टोन स्पीसीज हैं और इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि 60% जो एशियन एलिफेंट्स हैं वो तो भारत में ही हैं। तो अब बेशक गिनती का तरीका चेंज हो गया है, लेकिन हाथियों को लेकर जो सीरियसनेस है वो बल्कि और ज़्यादा बढ़नी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं हम आगे। अब अगला आर्टिकल देखो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक डायलेमा से संबंधित है। आपने सुना भी होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध सा स्टार्ट हो गया। वहां पे डूरंड लाइन पे उनके बॉर्डर पे कन्फ्लिक्ट हो गया, काफी सारे लोगों की जान चली गई। आपने सिलेबस में इसे जीएस पेपर 2 में इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशन से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। तो देखो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के बीच में ना कहानी स्टार्ट होती है। वैसे तो इनके बीच में कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन मॉडर्न जमाने में इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट की कहानी स्टार्ट होती है 1979 में। 1979 में यूएसएसआर, आपको पता है, याद होगा, पूरी दुनिया में ना कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स को सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर। तो अफगानिस्तान में ना उस समय मोहम्मद दाऊद खान की गवर्नमेंट थी, उसको हटा के वहां पे यूएसएसआर ने बाबरक करमाल की ना कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करवाई। 1979 में यूएसएसआर जो पूरी दुनिया में कम्युनिज्म स्प्रेड करवाना चाहता था, अफगानिस्तान में भी इन्होंने बाबरक करमाल के नेतृत्व में वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करवाई अफगानिस्तान में। अब आपको पता है कम्युनिस्ट जो होते हैं वो भगवान को नहीं मानते, वो क्लास को भी नहीं मानते हैं। तो ना
जब यूएसएसआर ने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करवाई अफगानिस्तान में, तो ये चीज अच्छी नहीं लगी। एक तो अफगान लोगों को अच्छी नहीं लगी कि कोई दूसरा देश हमारे यहाँ पे आके आर्मी ला के इंटरवेंशन कर रहा है, दूसरे देश की आर्मी हम हमारी धरती पे क्यों बर्दाश्त करें। फिर यूएसएस को ये बात अच्छी नहीं लगी। यूएसए को इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि देखो, यूएसए नहीं चाहता था कि दुनिया में कम्युनिज्म स्प्रेड हो। यूएसए किसी भी कीमत पे यूएसएसआर को रोकना चाहता था। पाकिस्तान को भी ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि देखो, पाकिस्तान एक तो यूएसए का एलाय था, दूसरा पाकिस्तान चाहता था कि अफगान धरती पे ना उसकी कठपुतली सरकार हो। मतलब पाकिस्तान ये चाहता था अफगानिस्तान के धरती पर ऐसी सरकार होनी चाहिए जो मेरे इशारों पे चले। तो ये जो देश थे ना, यूएसए, पाकिस्तान और अफगान लोग ज़्यादातर लोग, मतलब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को बहुत कम लोग सपोर्ट कर रहे थे, तो ये हो गए एकजुट। और यूएसएसआर जो अफगानिस्तान में जिसने आर्मी भेज दी थी, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था, वो एक तरफ, और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अफगानिस्तान की। अब इनके बीच में होगी लड़ाई स्टार्ट। ये था देखो प्रोक्सी वार मतलब छुपी हुई लड़ाई इसलिए क्योंकि एक्चुअल में अफगानिस्तान में 1979 के बाद वार स्टार्ट हुआ था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। बड़ी पावर्स तो ये थी जो इनडायरेक्ट युद्ध लड़ रही थी, डायरेक्ट नहीं लड़ रही थी, समझ गए, इनडायरेक्ट युद्ध लड़ रही थी, छुपी हुई लड़ाई थी इन दोनों के बीच में अफगानिस्तान में। तो यूएसए ऑपरेशन साइक्लोन के तहत हथियार दे रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था, और यूएसए के कहने पे पाकिस्तान की जो आईएसआई थी वो एक्टिव थी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को हटाने में। सऊदी अरेबिया पैसा दे रहा था। तो ये लड़ाई चली जबरदस्त, और जिन्होंने लड़ाई लड़ी उनको बोला गया मुजाहिदीन्स मतलब जो जिहाद के लिए लड़ रहे हैं, जो होली वॉरियर हैं, ऐसा उनको बोला जाता है मुजाहिदीन्स। समझ रहे हो? क्योंकि इनको लगता था कि जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है हमारे धर्म के अगेंस्ट है, अल्लाह के अगेंस्ट है। जो मुजाहिदीन्स मतलब जो अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, जो जिहाद के लिए लड़ रहे हैं, जो इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, इनको बोला गया मुजाहिदीन्स। अब देखो 1979 से लेकर ना 1989 के बीच में कोशिश होती रही मुजाहिदीन्स के द्वारा, यूएसए की सपोर्ट से, आईएसआई की सपोर्ट से, कि वहां की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका जाए। आखिरकार देखो उन्होंने उखाड़ फेंका। 1989 में जो यूएसएसआर की फोर्सेस थी वो हार के चली गई अफगानिस्तान से। फिर क्या हुआ, ये जो मुजाहिदीन लोग थे ना, इनकी हो गई आपस में ही लड़ाई कि यूएसएसआर तो अब चला गया है, अब क्या किया जाए आगे, अब कौन सत्ता संभालेगा। इसको लेके ना जो मुजाहिदीन थे उनके अलग अलग ग्रुप आपस में ही लड़ गए। और पाकिस्तान के आईएसआई का फेवरेट था एक वारलोड का नाम था हेकमटयार, ऐसा कुछ नाम था, हेकमटयार। नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कोई वारलोड था जो आईएसआई का फेवरेट था। पाकिस्तान चाहता था कि ये जो हैं वो सत्ता पर काबिज हों और इनको हम अपनी उंगलियों पे नचाएंगे। लेकिन देखो 1994 में ना एक नया ग्रुप इमर्ज होके आ गया, तालिब कौन थे? तालिब देखो वो लोग थे जो पाकिस्तान के मदरसाज में पढ़े थे, वो मदरसाज जिनको पैसा मिलता था सऊदी अरेबिया से। तो ये तालिब जो थे वो मदरसाज के स्टूडेंट थे। ये अफगानिस्तान में सरिया लागू करना चाहते थे। इस वजह से इन्होंने ना सत्ता पर ये काबिज हो गए। मतलब आपस में जो सिविल वार चल रहा था ना, सिविल वार को इन्होंने जीत लिया। तालिब स्टूडेंट्स ने सिविल वार को जीत लिया और तालिबान की सरकार बनी 1996 में। तो तालिबान सबसे मजबूत होके उभरा ना, तो पाकिस्तान का फेवरेट फिर बन गया तालिबान। पाकिस्तान तो आपको पता है रंग बदलता है गिरगिट की तरह। उनको लगा यार तालिबान स्ट्रांग हो रहा है तो इन्हीं को ज्यादा सपोर्ट देते हैं, और पुराना जो फेवरेट था हेकमटयार वारलोड, उसको पाकिस्तान ने कर दिया इग्नोर। तो 1996 में बन गई पाकिस्तान की सरकार। 1996 से लेकर 2001 के बीच में रही किसकी सरकार? पाकिस्तान की सरकार। पाकिस्तान को लगा तालिबान अब आ गया है तो तालिबान को हम नचाएंगे उंगलियों पे। लेकिन देखो जब तालिबान की सरकार थी ना 1996 से लेकर 2001 के बीच में, तब तालिबान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन को मानने से इनकार कर दिया था। मान लीजिए ये अफगानिस्तान है इस साइड, ये पाकिस्तान है। अब
दोनों के बीच में जो बॉर्डर लाइन है ना, उसे बोलते हैं डूरंड लाइन। डूरंड लाइन के दोनों ओर रहते हैं पाश्तून्स। पाश्तून जो अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है, पाश्तून्स रहते हैं ना, ट्राइबल ग्रुप हैं, सदियों से यहां पे रहते आए हैं। वो कहते हैं हम इस आर्टिफिशियल बॉर्डर को नहीं मानते, हम इस डूरंड लाइन को नहीं मानते। अब पाकिस्तान है इनसिक्योर, पाकिस्तान को लगता है यार ये बॉर्डर लाइन हम नहीं बनाएंगे तो अफगानिस्तान हमारे एरिया पे कब्जा कर लेगा, पाश्तून्स तो हमारे यहाँ पे भी रहते हैं, उनकी लॉयल्टी हो सकता है अफगानिस्तान की तरफ ज़्यादा रहे। तो ये बातें ना पाकिस्तान को सताती हैं। तो पाकिस्तान डूरंड लाइन को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना चाहता है, लेकिन तालिबान मानता नहीं है। और ना देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब कोई दूसरा देश आपके देश के अंदर बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता है ना, तो लोगों को वो बात पसंद नहीं आती। तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता है ना अफगानिस्तान के अंदर, अफगान लोगों को ना ये बात बहुत बेकार लगती है। तो अफगान नेशनलिज्म फिर इमर्ज होके आता है। अफगान नेशनलिज्म के जो इमोशंस है ना लोगों में, वो अराउज होते हैं कि यार ये पाकिस्तान बेकार है, हमारे देश के अंदर क्यों छेड़छाड़ कर रहा है, क्यों इंटरफेयर कर रहा है। तो ये दो चीजें हुई 1996 से लेकर 2001 के बीच में। डूरंड लाइन को मानने से तालिबान ने इनकार कर दिया था, और दूसरा अफगान जो इमोशंस है ना वो पाकिस्तान के अगेंस्ट इमर्ज होकर आए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर इंटरफेयर कर रहा था। चलो फिर भी ये जो बात थी वो आई गई हो गई। आई गई का मतलब 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ, उसके बाद में यूएसए ने अफगानिस्तान के अंदर हमला कर दिया। यूएसए की जरूरत थी पाकिस्तान की, क्योंकि यूएसए ने स्टार्ट किया था वार ऑन टेरर, वार ऑन टेरर। तो वार ऑन टेरर के नाम पे ना यूएसए से पाकिस्तान ने बहुत पैसे लिए और यूएसए को ही धोखा दिया। एक तरफ यूएसए से पैसा ले रहा था पाकिस्तान, दूसरी तरफ तालिबान को सपोर्ट कर रहा था अपनी धरती पे, तालिबान को बचा रहा था। यह पाकिस्तान की नीति थी, पाकिस्तान की नीति थी। अब सोच के देखिए, गुड तालिबान बैड तालिबान। पाकिस्तान कहता था जो तालिबान अफगानिस्तान में यूएसए का विरोध कर रहा है, उसे पाकिस्तान बोलता था वो है गुड तालिबान, दे आर गुड पीपल। लेकिन जो तालिबान जिसका नाम है टीटीपी, तहरीक तालिबान, जो पाकिस्तान में सरिया इस्टेब्लिश करना चाहता है, पाकिस्तान को लगता था वो है बैड तालिबान, घटिया तालिबान। समझ रहे हो? ये पाकिस्तान की नीति थी, गुड तालिबान बैड तालिबान। जो अफगानिस्तान में सरिया इस्टेब्लिश करना चाहता है वो तो अच्छे लोग हैं जी, बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। जो पाकिस्तान में सरिया इस्टेब्लिश करना चाहता है, तहरीक तालिबान, पाकिस्तान बोलता छी घटिया लोग हैं ये। तो ये गुड तालिबान बैड तालिबान की पॉलिसी थी पाकिस्तान की। लेकिन देखो, पाकिस्तान ने ना तालिबान को सपोर्ट किया अफगानिस्तान के अंदर, यूएसए को धोखा दिया। अब एक बात आपको बोलता हूं, आप ना अपने घर के बैकयार्ड में अगर सांप पालोगे और ये सोचोगे कि वो सिर्फ पड़ोसी को काटेगा, आपको नहीं काटेगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। पाकिस्तान के साथ यही हुआ। इन्होंने तालिबान को सपोर्ट कर दिया अफगानिस्तान में, इनको लगा कि ये हमें फायदा ही पहुंचाएंगे, कल को सत्ता में आ गए तो इन्हें हम नचाएंगे। लेकिन अफगान तो अफगान लोग हैं, अफगान नेशनलिज्म मैंने बताया ना, एक लेवल तक तो वो ठीक है, बात मानते हैं, फिर वो अफगान लोग किसी की बात मानते नहीं हैं। तो पाकिस्तान को ना बहुत बड़ा धोखा हाथ लगा था 2021 में, जब तालिबान सत्ता पर काबिज हो गया तो तालिबान ने पाकिस्तान की बातों को मानने से इनकार कर दिया और इनकी इतने सालों की जो पॉलिसी थी वो बेकार हो गई तालिबान को सपोर्ट करने की। चलो अभी क्या हुआ वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा और पीछे चलते हैं। मतलब 1989 में जब देखो यूएसएसआर छोड़ के चला गया था ना अफगानिस्तान को, तो पाकिस्तान को लगा हम जीत गए हैं। पाकिस्तान को लगा यार ये तो बढ़िया नीति है यार, यूएसएसआर जैसी फोर्स हार गई अफगानिस्तान के अंदर क्योंकि हमने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया यूएसएसआर की आर्मी के अगेंस्ट। तो पाकिस्तान वालों को लगा यार ये मॉडल तो हम इंडिया में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कश्मीर में भी हम मुजाहिदीन को भेज देंगे कश्मीर को आजाद करवाने के नाम पे, और यूएसएसआर की आर्मी अफगानिस्तान में हार गई तो इंडिया की आर्मी हार जाएगी आसानी से। ये लगा पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ने भेजने स्टार्ट कर दिए मुजाहिदीन्स, सो कॉल्ड मुजाहिदीन्स यहां पर कश्मीर में इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए, आतंकवाद फैलाने के लिए। यह बन गई पाकिस्तान की नई नीति, क्योंकि वो सीधा सीधा तो इंडिया को हरा नहीं इसके, तो पाकिस्तान ने यह नीति अपनाई कि हम आतंकवाद को सपोर्ट करेंगे, कश्मीर को इंडिया से अलग करने के लिए। अब इंडिया कई समय तक तो देखो इंडिया की जो पॉलिसी थी वो रही डिफेंसिव।
क्या रही इंडिया की पॉलिसी? डेटरेंस बाय डिनायल। डेटरेंस बाय डिनायल मतलब कि हम आतंकवादी हमले होने नहीं देंगे भारत की धरती पर, पूरी कोशिश करेंगे भारत की धरती पर हम आतंकी हमले होने नहीं देंगे। इस पॉलिसी को बोला गया डेटरेंस बाय डिनायल। लेकिन देखो ये पॉलिसी ना धीरे धीरे फेल होती रही, क्योंकि हमले तो बार बार होते रहे। फिर भारत को आया गुस्सा। भारत ने 2016 में अपनी पॉलिसी की चेंज। उरी अटैक हुआ था, उरी अटैक के बाद में हमने किया सर्जिकल स्ट्राइक्स। फिर पुलवामा अटैक हुआ 2019 में, उसके बाद हमने किया बालाकोट एयर स्ट्राइक। फिर 2025 में फिर से पाकिस्तान ने हमला करवाया पहलगाम में, तो हमने किया ऑपरेशन सिंदूर। अब हमारी पॉलिसी क्या हो गई है? डेटरेंस बाय पनिशमेंट। अब इंडिया बोलता है कि नहीं, हम सिर्फ हमले ये नहीं बोलेंगे कि हम हमले नहीं होने देंगे, अब हम पनिश करेंगे। अगर पाकिस्तान ने हमले करवाए तो हम पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक करेंगे, पाकिस्तान के अंदर जाके सीधा वार करेंगे। अगर अभी पाकिस्तान ने फिर से हमारे ऊपर हमला करवाया तो हम ऑपरेशन सिंदूर सेकंड पार्ट लॉन्च करेंगे। यह पॉलिसी क्या है? यह पॉलिसी है डेटरेंस बाय पनिशमेंट, मतलब पाकिस्तान को रोकना पनिशमेंट के डर से, पनिशमेंट के डर से। तो इंडिया की पॉलिसी अब चेंज हो गई है। ठीक है, यह इंडिया की बात आती है। अब फिर से आते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ। ये पूरी कहानी चल रही है, पूरी कहानी चल रही है पैरेलल में, समझ गए? तो 2021 में तालिबान सत्ता में आ गया अफगानिस्तान में। अब तालिबान सत्ता में आ गया तो इनका जो सिस्टर ग्रुप था ना, जो पाकिस्तान के अंदर सरिया लाना चाहता है, तहरीक तालिबान। अब दोनों की आइडियोलॉजी तो देखो सेम ही है। तालिबान ने अफगानिस्तान में सरिया लाने की कोशिश की और तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान में सरिया लाने की कोशिश वो कर रहा है। तो देखो अब ना पाकिस्तान ये बोल रहा है तालिबान को कि भैया आप ना अपनी धरती पे तहरीक तालिबान के लड़ाकों को शरण देना बंद करो, क्योंकि ये हमारी धरती पर आकर हमले वगैरह करते हैं, हमले वगैरह करते हैं। अब देखो जो चीज पाकिस्तान हमारे साथ कर रहा था ना, उसे भुगतनी पड़ रही है अफगान बॉर्डर पे सदियों से। मतलब 89 के बाद से हमारी दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान कश्मीर के अंदर टेरर सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अब अब पाकिस्तान खुद इसी समस्या का शिकार हो गया है। वो जो चीज पाकिस्तान हमारे साथ कर रहा था, अब अफगानिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान के जो मिलिटेंट्स हैं, हम तो देखो मिलिटेंट्स ही बोलेंगे, हम यूं नहीं बोलेंगे। तहरीक तालिबान बेशक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन जो वायलेंस फैलाता है, डर पैदा करता है, हम तो उसे मिलिटेंट ही बोलेंगे। सीधी सी बात है, हम पाकिस्तान की तरह घटिया लोग नहीं हैं। तो जो ये तहरीक तालिबान हैं, टेररिस्ट हैं, अब ये पाकिस्तान के अंदर जो कर रहे हैं, सेम चीज पाकिस्तान हमारे साथ कर रहा था। और अब जो शिकायत हमारी पाकिस्तान से थी कि तुम क्यों इनको सपोर्ट कर रहे हो, सेम शिकायत पाकिस्तान की अब अफगानिस्तान से है कि आप इनको क्यों सपोर्ट कर रहे हो। और ना इस चक्कर में, क्योंकि तालिबान लगातार तहरीक तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, तो इस वजह से ना पाकिस्तान ने तंग आके अफगानिस्तान के काबुल में एयर स्ट्राइक्स कर दिए, अलग अलग जगहों पे एयर स्ट्राइक्स कर दिए। इससे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ गया गुस्से में। फिर तालिबान ने बॉर्डर पे बहुत सारी जो बॉर्डर पोस्ट हैं वो तबाह कर दी, पाकिस्तान आर्मी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, बहुत कुछ किया दोनों के बीच में। फिर कतर में बातचीत हुई दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में, फिर सीज फायर के लिए दोनों देश राजी हुए। कहने का मतलब है लड़ रहे हैं दोनों। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे ना दोनों लड़ रहे हैं और काफ़ी जाने गई हैं, दोनों साइड से काफ़ी जाने गई हैं और नफरत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। 3 क्रिकेटर्स की मौत हो गई थी। पाकिस्तान कहता है वो क्रिकेटर्स नहीं थे, आतंकवादी थे, लेकिन 3 क्रिकेटर्स की मौत हुई है और बहुत ज़्यादा नफरत है। अफगानिस्तान के अंदर लोग जो हैं पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। ये अभी फिलहाल की सिचुएशन है। तो जो पाकिस्तान की सदियों से पॉलिसी थी ना कि अफगानिस्तान के अंदर हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करनी है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ मतलब आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मैप पे देखोगे ना, तो पाकिस्तान ज़्यादा चौड़ा नहीं है। उनका मैप आप देखोगे तो पाकिस्तान ज़्यादा चौड़ा नहीं है। तो पाकिस्तान को ना हमेशा से ये डर लगता था कि इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक किया ना, तो हमारी फोर्सेस रिट्रीट करके ना अफगानिस्तान में चली जाएंगी और वहां पे रीग्रुप होके वापस इंडिया पे अटैक करेंगी।
लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की पसंद की सरकार होनी चाहिए जो पाकिस्तान की बात माने। तो हमेशा से ना पाकिस्तान अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करना चाहता था, अपनी पसंद की सरकार बनाना चाहता था, लेकिन उनकी ये पॉलिसी फेल हो गई। उनकी पॉलिसी बन गई अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक ग्रेव। स्ट्रेटेजिक ग्रेव मतलब स्ट्रेटेजिक कबर बन गई। उन्होंने तालिबान को सपोर्ट किया, लेकिन उसका खामियाजा उन्हें अभी भुगतना पड़ रहा है तालिबान को सपोर्ट करके। क्योंकि देखो, कभी ऐसा नहीं होगा कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है वो पाकिस्तान के तहरीक तालिबान को सपोर्ट देना बंद करे, कभी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी सेम है। अफगान तालिबान पाकिस्तान के तहरीक तालिबान को सपोर्ट देता रहेगा, और इसीलिए पाकिस्तान की पॉलिसी फेल हो गई। लेकिन देखो, डर हमें भी है। डर क्या है? मैंने बोला ना, तहरीक तालिबान बेशक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन हम इसे अच्छा नहीं बोलेंगे। हम पाकिस्तान की तरह घटिया लोग नहीं हैं। तो ये जो तहरीक तालिबान है, जो पाकिस्तान के अंदर सरिया लागू करना चाहता है, वायलेंस कर रहा है, अटैक कर रहा है तो देखो टेररिस्ट ग्रुप ही, बेशक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। कल को ये पाकिस्तान पे कंट्रोल कर लेता है तो समझो कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भी टीटीपी के हाथ में आ जाएंगे, तहरीक तालिबान के हाथ में आ जाएंगे। तो एक आतंकी संगठन के पास में न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा हो जाएगा, आप सोच के देखिए। बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है ना, बहुत बुरा हो रहा है। कल को ये चीज बढ़ती है तो फिर इंस्टेबिलिटी आएगी पूरे रीजन में। एक तरफ तहरीक तालिबान वहां पे एक्टिव है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बलूच ग्रुप्स जो हैं वो भी एक्टिव हैं। तो बहुत जबरदस्त इंटरनल क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा है, बहुत जबरदस्त इंटरनल क्राइसिस से। इंडिया को क्या करना पड़ेगा? देखो, इंडिया को तो विजिलेंस रखनी पड़ेगी अपने बॉर्डर पे, प्रोएक्टिव स्टैंस लेना होगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करनी होगी अफगान गवर्नमेंट के साथ में, ताकि वहां पे पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ आने से रोका जा सके। और कंटिजेंसी प्लान इंडिया को रेडी रखना चाहिए कि कल को हमला होता है, आतंकी हमला, तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 एक्टिवेट किया जा सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे।